क्या तू साला रोक लेगा? रोक लेगा? मेरे को पूरी बात बोलने तो दो बार। क्या कहना चाहता है? नेताजी इस बार कदरन नम्र स्वर में बोला। बोलेगा, पर पहले अभी एक और खबर है जो मैं पहले तुम्हारे को मालूम होना मांगता है। बुरी खबर? ऐसा ही छे बाप। क्या? जल्दी बोल। जैसा कैसेट छापे में पहुंचा है वैसा पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंचा है। क्या? बाप बेटा भी हक बकाए से भाले कर का मुंह देखने लगे। ऐसा ही छे बाप। तेरे को कैसे मालूम? छगन जादव बोला। इंस्पेक्टर गोविलकर बोला, उसको डीसीपी प्रधान बोला, डीसीपी प्रधान को खुद कमिश्नर बोला, टॉप सीक्रेट करके बोला, पर डीसीपी इंस्पेक्टर को बोल दिया और वो आगे मेरे को बोल दिया। पुलिस क्या कर रही है उस बाबत? नेताजी पूछा। अभी नहीं लगता कुछ कर रही है, हो सकता है ना भी करे। ऐसा कहीं होता है क्या? वो लोग चुपचाप कुछ कर रहे होंगे और प्रधान को खबर नहीं लगी होगी। बाप, जब उसको कैसेट की खबर तो और खबर क्यों नहीं? होगी कोई वजह। कमिश्नर अभी कुछ नहीं कर रहा, छगन जादव बोला। वो तो आगे भी कुछ ना करे ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे? आपको मालूम कैसे? जैसे इंस्पेक्टर गोविलकर को पॉकेट में किया, उसके सब इंस्पेक्टर गोखले को पॉकेट में किया, उसके डीसीपी प्रधान को पॉकेट में किया, वैसे। माथा फिरेला है क्या? कमिश्नर को रिश्वत की बात कर रहा है। क्या वांदा है बाप? पूछता है क्या वांदा है? अरे, जिस बात का इतना प्रचार हो गया है उसमें कमिश्नर रिश्वत खाएगा क्या? वो मेरी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा, मेरा नाम पहचानने से इनकार कर देगा। तो कोई ऊपरी दबाव डलवाओ, बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर या वैसे किसी बड़े नेता से कमिश्नर पर दबाव डलवाओ। अभी एक्सप्रेस के एक्सपोज के बाद से कोई शक्ल नहीं पहचानता मेरी। अभी हर कोई साबित करने में जुटा है कि उसका मेरे से कोई वास्ता नहीं। जिनका वास्ता है वो छुप के बैठ रहे हैं, न लैंडलाइन पर मिलते हैं, न मोबाइल पर मिलते हैं और न घर पर मिलते हैं। मुलाकात का संदेशा भिजवाओ तो जाहिर करते हैं नहीं मिला। ओ, मेरे लिए इतनी सी बात श्राप बन गई है कि ये कमबख्त। उसने आग्नेय नेत्रों से बोनी की तरफ देखा। मेरा भांजा है। बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर आपसे ऐसे पेश नहीं आ सकता। क्या बोला छगन? वो पार्टी प्रेसिडेंट है और आप पार्टी के सीनियर नेता हैं। आपकी पार्टी का प्रेसिडेंट आपसे ऐसे पेश नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, आप उसको अभी फोन लगाओ। नेताजी खामोश रहा। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने हैंड फ्री लाउड स्पीकिंग फोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर एक नंबर पंच किया। हेलो। तत्काल दूसरी तरफ से आवाज आई जो सारे कमरे में गूंजी। मैं मधुकर राव साबले एमपी। नेताजी रौब से बोला, मेरे को कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात करने का है। होल्ड कीजिए। ठीक है। देखा, छगन जादव बोला, आप नाहक सोच रहे थे कि। नेताजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। साहब पूछ रहे हैं। फोन के स्पीकर में से आवाज आई, क्या बात करने का है? नेताजी सक पकाया, फिर बोला, अरे साहब को बोलेगा ना। साहब मीटिंग में है। कब फारिग होंगे? खबर नहीं, बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं कल सुबह खुद आता है, मेरे को अपॉइंटमेंट मांगता है। होल्ड कीजिए। कुछ क्षण फिर खामोशी रही। साहब का बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। स्पीकर में से फिर आवाज आई, कल मुलाकात मुमकिन नहीं। कब मुमकिन होगी? 1 हफ्ते बाद पता कीजिएगा। और लाइन कट गई। एक आंख से भरते हुए नेताजी ने फोन परे सरका दिया। मेरे को लगता है, वो बोला, हम डूबता जहाज बन गए हैं जिसे कि सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। वीडियो कैसेट खाली पुलिस के पास पहुंचा होता। नेताजी पशेमान लहजे में बोला, तो भी कोई बात थी तो मैं पुलिस कमिश्नर पर दबाव बनाने के लिए फिर भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगत निकालने की कोशिश करता। लेकिन अब तो हालत ये है कि पुलिस कैसेट को दबाएगी तो कैसेट भेजने वाला इस बात की भी एक्सप्रेस में खबर कर देगा और फिर एक्सप्रेस में पुलिस करप्शन को लेकर, पुलिस पॉलिटिशियन नेक्सस को लेकर एक नई लीडर्स चोरी छपी होगी। वो तो और भी बुरा होगा, छगन जादव बोला। हाँ, और भी बुरा होगा। बाप, खंखार कर नेताजी का ध्यान
अपनी ओर आकर्षित करता भालेकर बोला, अभी मैं कुछ और बोले तो? बोल। नेताजी अप्रसन्न भाव से बोले, बोल। बाप, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भेड़ू नहीं, ना ही कानूनन जानता है, पर फिर भी अपने तजुर्बे से समझता है कि अगर वो गवानी छोकरी पेश ना हुआ तो उसके छापे में छपे बयान की कोई कीमत नहीं, तो उसके कैसेट में पुलिस को पहुंचे बयान की कोई कीमत नहीं। तो बाप, छोकरी खल्लास तो केस खल्लास। डिब्बे को भूल गया? बोनी जादव बोला, जिसने मेरे हक में झूठी गवाही दी, जिसने झालानी के खिलाफ झूठा केस बनाने में मदद की। नहीं भूल गया, भालेकर बोला। वो टूट गया और गा गा कर असल वाकया बताने लगा तो अभी वो सरसरी चश्मदी सरकारी चश्मदीद गवाह है। अपनी पोल खुलती पाकर आगे मुखबिरी पर उतर आया तो कोर्ट में छगन जादव बोला, वादा माफ गवाह बनकर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो इसको किधर सूझा होगा ये? बोनी जादव बोला। भालेकर ने आहत भाव से नेताजी की तरफ देखा। क्या है? नेताजी बोला। बाप, मैं कब से तुम्हारा ट्रबल शूटर, अगर मैं ऐसे चक्का इडियट तो कैसे चला मैं तुम्हारी खिदमत में अब तक? क्या तूने डिब्बे की बाबत कुछ किया? किया ना? क्या किया? उसे मुकरने की मुखबिरी करने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या किया? डराया धमकाया होगा, छगन जादव बोला। पर उससे क्या होता है? जान पर बनी हो तो कोर्ट लुढ़का दिया। क्या? खल्लास कर दिया। बाप बेटा अवाक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कर भी दिया ये काम, नेताजी के मुंह से निकला। अर्जेंट काम बाप, अर्जेंट ही होना मांगता है ना? डिब्बा कमजोर कड़ी, इस वास्ते। ओ लाश, छगन जादव के मुंह से निकला। गायब, किसी के बाप को ढूंढे मिल जाए तो बोलना। छगन जादव के मुंह से बोल नहीं फूटा। बाप, तुम्हारे को मेरे पर विश्वास नहीं, तुम खुद मेरे खिलाफ और बड़ा बाप को मेरे खिलाफ करना मांगता है, पर मेरे को अपना फर्ज मालूम, इसलिए बोले तो अभी और भी बहुत कुछ किया है। ओ, और क्या किया है? बोले बाप, उसने नेताजी से पूछा। हाँ बोल, इधर आके बोल। मैं इधर ही, ठीक है। अरे आना। अब नहीं बाप, पास बिठाना था तो पहले बिठाने का था। मिजाज दिखाता है? नहीं बाप, औकात बताता है। अरे तू तो बाप, अभी आगे बोले तो ठीक है, बोल। बाप, चाहे पुलिस कुछ करे, चाहे प्रेस बात को और उछाले, उनकी चोरी का अक्का दारोमदार गोवानी छोकरी पर। ये बात मरगांव से छोकरी को निकाल ले जाने वाले भेड़ू जीत सिंह को भी मालूम। उसको मालूम कि छोकरी को मुंबई लाना कितना खतरनाक। उसको मालूम, इसी वास्ते वो उधर इस बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसे आगे भेजा। सिरे पर पहुंच, मतलब की बात कर। मेरा भेजा ये बोलता है बाप, वो भेड़ो गोवानी छोकरी के साथ मुंबई के आजू बाजू कहीं पहुंचा हो सकता है, इसलिए मैं उन दोनों का हुलिया आजू बाजू मुंबई में भी खूब फैला के रखा। आजू बाजू किधर? कल्याण, पनवेल, मुरुड, पूना, खंडाला, लोनावला, माथेरान वगैरह। बोल भी दिया, छगन जादव बोला। बाप, मैं भालेकर गर्व से बोला। मेरे को अंडरवर्ल्ड में खाली इशारा करना होता है कि मैं क्या मांगता है, किधर मांगता है, फिर मेरा डिमांड जंगल की आग का माफिक फैलता है। बोला क्या? नेताजी उतावले स्वर में बोला। क्या फैलाया? जीत सिंह करके भेड़ू का और उस गोवानी लड़की का हुलिया फैलाया। बोला जो कोई भेड़ू दिलीप भालेकर तक उनकी खबर पहुंचाएगा, उसको इनाम में 50,000 रुपया, कोई ना कोई खबर जरूर देगा, देखना। रोकड़ा कौन देगा? बोनी जादव बोला। तू देगा क्या? दे सकता है, पर मेरे को देने का है तो मैं अपना ऑर्डर वापस लेता है। अभी फैलाता है कि मेरे को वो गोवानी छोकरी नहीं मांगता, वो भेड़ू जीत सिंह नहीं मांगता। नहीं नहीं, नेताजी बोला, तूने जो किया ठीक किया। मेरे को मालूम मैं ठीक किया बाप, इसी वास्ते सुबह फोन पर बात करना मांगता था, पर तुम नक्की किया तो जो ठीक लगा वो किया। कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बोनी जादव बड़बड़ाया। कुछ हाथ नहीं आएगा। और क्या करेगा कुछ हाथ आने का वास्ते? मुंबई पर बम गिराएगा जिसमें अक्की मुंबई खल्लास, खाली तू सलामत। कर ऐसा,
बोनी जादव जले भुजे स्वर में बोला, मेरे को कोई वांदा नहीं। भालेकर ने हक बकाकर उसकी तरफ देखा। साला मस्करी करता है, नहीं जानता कि गोवानी छोकरी की वजह से पंगा पड़ेगा तो फांसी पर खाली मैं ही टंगेगा। जो करेगा वहीच तो भुगतेगा। तो साला यहीच मांगता है कि मैं भुगते। शुरू में ही बोला मैं कमजोर कड़ी, इस वास्ते मैं भुगते। बरोबर बोला, पर कौन सुना मेरे को? सुना होता तो किसी को कोई वांदा नहीं था सिवाय मेरे। मेरा फिर वहीच जवाब है, जो करेगा वहीच तो भुगतेगा। अब मैं अकेला नहीं भुगतने वाला, और कोई भुगते ना भुगते तू तो बराबर भुगतेगा। जो बंद करो ये तनातनी, नेताजी झल्लाकर बोला, भेजा खराब तुम सबका जो आपस में उलझ के टाइम खोटी करते हो। कोई कुछ नहीं बोला। मेरे को भालेकर की बात जची है कि अभी भी सब कुछ उस गोवानी लड़की पर डिपेंड करता है। उस लड़की के आकर खुद बयान दिए बिना एक्सप्रेस की स्टोरी कहीं नहीं ठहरती। उसका मुंह बंद तो हमारे खिलाफ सब कुछ बंद। इसलिए किसी भी सूरत में उसकी तलाश जरूरी है। मिलेगी, भालेकर बोला, जरूर मिलेगी। वो नहीं तो जीत सिंह मिलेगा। हमारा जीत सिंह से भी मतलब हल होता है। कैसे? छगन जादव बोला। वो खुद बोलेगा उसने छोकरी को कहां छुपाया था। नहीं बोलेगा। अभी मिले तो? जब मैं बोलता है तो बोलेगा तो बोलेगा। कोई खबरी ना बोला तो? बोनी जादव बोला। बोलेगा। 50,000 रुपया बड़ी रकम होता है, लालच बुलवाएगा। सब काम बिगड़ चुकने के बाद कोई बोला तो क्या बोला? क्या बोला बाप? ये लंबे इंतजार का काम नहीं, तेरे को मालूम होना चाहिए, और किसी के जल्दी बोलने की कोई गारंटी नहीं। वो तो बरोबर बोला, पर तभी भालेकर का मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव की। कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज सुनी और फिर खाली आता है बोल के फोन बंद कर दिया। खबरी बोल भी पड़ा है। फिर वो संतुष्ट भाव से बोला, क्या? बोनी जादव के मुंह से निकला। अभी जाता है, टाइम खोटी किया तो वो हाथ से निकल जाएगा। कौन? जीत सिंह। निचली मंजिल पर अपने बेडरूम में मौजूद हिला तो तमाम वार्तालाप रिकॉर्ड कर रही थी और कानों पर हेडफोन चढ़ाए सब सुन रही थी। उसने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी तो रिकॉर्डर ऑफ कर दिया और हेडफोन उतार दिया। उसने रिकॉर्डिंग का सब तामझाम सूटकेस में बंद किया और उसे वापस वार्डरोब में पहुंचाया। फिर वो बेडरूम के बंद दरवाजे पर पहुंची और उसे खोलकर उसने बाहर गलियारे में कदम रखा। उसने लिफ्ट के इंडिकेटर पर निगाह डाली तो पाया कि वो नीचे जा रही थी। सीढ़ियों के रास्ते वो ऊपर की मंजिल पर पहुंची। उसने सावधानी से आगे गलियारे में झांका तो उसने उसे खाली पाया। तब तक वो समझ चुकी थी कि गलियारे में लाहौटी के ना होने का मतलब था कि वहाँ नेताजी भी नहीं था। सीढ़ियों के रास्ते वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। कोटक उसे मुख्य द्वार बंद करता मिला। क्या साहब कहीं चले गए हैं? हिला ने सहज भाव से पूछा। हाँ, कोटक बोला। आगे पीछे सभी चले गए। पहले भालेकर गया, फिर बड़े और छोटे जादव साहब गए, फिर बड़े साहब भी गए। ओ, क्या कुछ मांगता है बाई? नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे को किधर जाने का है। ओ। लिफ्ट पर सवार होकर वो वापस अपने बेडरूम में पहुंची। उसने वार्डरोब में से सूटकेस फिर निकाला और रिकॉर्डर चालू करके स्पूल को उस शाम के वार्तालाप की शुरुआत तक बैक किया और फिर माइक्रो रिकॉर्डर पर स्पूल की रिकॉर्डिंग ट्रांसफर करने लगी जालानी को सौंपने के लिए। उस दौरान हर घड़ी उसे एक ही अंदेशा सताता रहा। जीत सिंह का कोई अनिष्ट होने वाला था, लेकिन उसके पास उसे खबरदार करने का कोई जरिया नहीं था। वो तो इतना भी नहीं जानती थी कि वो मुंबई में था या अभी गोवा में ही था। गॉड ऑलमाइटी सब ठीक करेगा, उसने अपने आप को तसल्ली दी। रेस्टोरेंट में बैठा तागड़े इंतजार से आगे जाकर अपने अभियान से किनारा करने का मन बना रहा था, जबकि उसे सामने की इमारत की सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर कदम रखता जीत सिंह दिखाई दिया। वो तत्काल सावधान हुआ। बद्रीनाथ, जीत सिंह, जीता। जरूर वही मिश्री के फ्लैट में उसके साथ था, क्योंकि उस इमारत में मिश्री के फ्लैट के अलावा और कहीं उसका कोई मतलब हो ही नहीं सकता था। सीढ़ियों के दहाने के सामने सड़क पर ठिठका खड़ा वो दाएं बाएं देख रहा था। ऐसा क्या भाग गया था मिश्री को कमीने में जो उसकी इतनी तरफदारी कर रही थी?
जिसकी खातिर उसने उसे तागड़े को चलता कर दिया था। उसने जल्दी से अपने वेटर को आवाज दी और बिल चुकाया। यह जीत सिंह को भाग गया था मिश्री में। उसको उस बात पर यकीन नहीं आया, तो उसके दिल ने यही गवाही दी कि वो मिश्री के फ्लैट में पना पाए था। पता नहीं उसने मिश्री को क्या पुड़िया दी थी जो वो उसे अपने फ्लैट में छुप कर रखने को तैयार हो गई थी। बड़ा बटाटा की बाजरिया अंडरवर्ल्ड फैलाई घोषणा से वो नावाकिफ नहीं था। वो खुद मवाली था, इसलिए वो घोषणा उस तक तो कदरन जल्दी पहुंची ही थी। उस लिहाज से क्या बढ़िया जगह ढूंढी थी जीत सिंह ने छुप के रहने के लिए। किसको ख्याल आ सकता था कि उसे कोई मिश्री जैसी धंधा करने वाली बाई छुपाई हो सकती थी। अभी वो रात के अंधेरे में वहां से बाहर निकला था और यकीनन लौट कर वहीं आने वाला था। 50,000 रुपया, आधी पेटी। खुशी से उसका दिल उछलने लगा। कैसी आसानी से वो रकम उसको हासिल होने वाली थी। बड़ा बटाटा के मोबाइल का नंबर उसने याद करके रखा हुआ था। उस पर खाली एक फोन ही तो लगाना था। बढ़िया। साला हलकट सोचता ही रह जाएगा कि बिजली किधर से गिरी। पर एकाएक उसे ख्याल आया, उसका ख्याल गलत हुआ तो? मिश्री उसे पनाह ना दिए हुई तो? वो खाली उधर राइट मारने आया हुआ तो? वो एक बार जाने के बाद उधर लौट कर ना आया तो? पीछे लगना पड़ेगा साले के। मालूम करना पड़ेगा कि वो उधर से निकलकर आगे किधर जाता था। लेकिन वैसा नहीं हो सका। वो ख्याल उसे देर से आया, उस पर अमल वो नहीं कर सका। अभी वो रेस्टोरेंट में ही था कि जीता एक टैक्सी पर सवार हो गया और टैक्सी से ये जा वो जा। वो लपक कर सड़क पर आया। उसने आसपास निगाह दौड़ाई तो दूसरी कोई टैक्सी या ऑटो उसे सड़क पर नहीं दिखाई दी। तब तक जीत सिंह की टैक्सी इतनी दूर निकल गई थी कि वो उसका नंबर भी नहीं पढ़ सका। बेबसी में पांव पटकता वो सड़क पर खड़ा रहा। अब उस बाबत वो क्या कर सकता था? उसने मन ही मन सोचा। उसके उधर लौटने का इंतजार कर सकता था, या वो बड़ा बटाटा को मिश्री के फ्लैट की खबर कर सकता था और ये बड़ा बोल सकता था कि उसका उधर लौट के आना निश्चित था। उस बाबत जो सवाल वो जाकर मिश्री से नहीं कर सकता था, वो बड़ा बटाटा कर सकता था। उसकी एक घुड़की से मिश्री तमाम असलियत बक देती। फिर उसके फ्लैट में ऐसा कुछ भी बराबर हो सकता था जो खुद जीत सिंह के वहां पनाह पाए होने की चुगली कर सकता था। वो बात उसे जची। अब आगे जो करता बड़ा बटाटा खुद करता या करवाता। उसने तो खाली उसे एक फोन लगाना था। बढ़िया। वो आसपास कहीं पीसीओ तलाश करने लगा। जीत सिंह शिवाजी पार्क विलास राव मेमोरियल नर्सिंग होम पहुंचा। कमरा नंबर 307 में शेखर नवलानी नहीं था। मालूम हुआ कि उसी रोज सुबह उसे नर्सिंग होम से छुट्टी मिली थी। वो नीचे लॉबी में पहुंचा जहां की पब्लिक टेलीफोन था। वहां से उसने नवलानी के घर का नंबर मिलाया। नंबर लगा तो उसने खुद नवलानी को लाइन कर पाया। जीत सिंह बोलता है साहब। वो अदब से बोला, घर वापसी मुबारक हो। जीत सिंह, नवलानी की हैरानी भरी आवाज आई, किधर हो? इधर शिवाजी पार्क, आपके नर्सिंग होम में साहब। आपको देखने के वास्ते इधर आया था। मालूम हुआ आज ही छुट्टी हुई। तुम मुंबई में हो? नवलानी मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। हाँ साहब। वो भी तुम्हारे साथ है? नहीं, पर जिधर है सेफ है। ओ, मैं भी बहुत रिस्क लेकर इधर आया साहब। रिस्क? मवाली लोग ढूंढता था, पुलिस उनकी मदद करता था। मुंबई में दाखिले के हर रास्ते पर उनकी निगाह है। फिर भी सेफ आ गए? जुगत की साहब। तभी जीत सिंह, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल तो आप ही किया साहब। मैं तो खाली उस राह पर चला जो आपने मुझे दिखाई। फिर भी बहुत बड़ा काम करके दिखाया तुमने, और जिस हद तक करके दिखाया, तुम्हारी जगह मैं गोवा गया होता तो मैं कभी भी नहीं कर पाता। नहीं साहब, आप तो। मैं ठीक कह रहा हूँ जीत सिंह। मैं बड़ी हद गोवानी लड़की का पता मालूम कर लेता, लेकिन उसे दुश्मनों के चंगुल से निकाल लाना, भाई शाबाशी है तुम्हें। जीत सिंह खामोश रहा। क्या आज का एक्सप्रेस देखा? नवलानी ने पूछा। हाँ देखा ना साहब। उन तक लड़की का बयान कैसे पहुंचाया? वीडियो रिकॉर्डिंग की साहब, और फिर कोरियर से कैसेट भेजा। वाह साहब, छापे का कोई असर भी होगा या नहीं?
कातिल गिरफ्तार भी होगा या नहीं। भाई एक्सप्रेस की स्टोरी ने हलचल तो खूब मचाई है, जिसका असर पुलिस पर भी हुए बिना नहीं रहेगा। पुलिस को भी तो वीडियो कैसेट भेजा है साहब। क्या पुलिस को भी भेजा? खास कमिश्नर के नाम। फिर तो सब्र से बैठो और इंतजार करो वो नतीजा निकलने का जो तुम चाहते हो कि निकले। साहब, छापे वाले झालानी साहब को एक बात बोल के रखना। क्या? गोवानी लड़की अभी बयान देने के काबिल नहीं है और मुंबई में भी नहीं है, पर जिधर है उधर की दुश्मनों को भनक नहीं लग सकती। लड़की जब बयान देने लायक होगी तो मैं बोलेगा साहब, ताकि उसका उधर ही बयान हो सके जिधर की वो है, क्योंकि मैं उसको मुंबई लेके आने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं समझ गया तुम्हारी बात। जब वो नौबत आएगी तो इस बाबत एक्सप्रेस वाले कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। फिर देखना खुद मैजिस्ट्रेट उधर जाके लड़की का बयान रिकॉर्ड करेगा जिधर की वो है। यही छोना मांगता है साहब। बाय द वे है किधर? बोलेगा साहब, फिर फोन लगाएगा। उसने लाइन काट दी। जीत सिंह चर्च गेट पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन के सामने स्वागत नाम का होटल का, जिसमें एडवार्डो ठहरा हुआ था। उसके हाथ में एक पेपर बैग था जिसमें उम्दा रम की बोतल थी और फिश के तंदूरी टिक्के थे। एडवार्डो अपने कमरे में मौजूद था। जीते, एडवार्डो सक पकाया सा बोला, किधर भटकता फिरता है? अरे तेरे को टिक के छुप के बैठने का है। अक्का दिन बैठा ना? जीत सिंह मुस्कुराता हुआ बोला, अभी रात के अंधेरे में निकला। ये सोच के निकला कि अपना बिग डैडी अकेला बोर हो रहा होगा। अरे मेरे को तो आदत है अकेले रहने की। वो तो मेरे को भी है, पर कोई पर नहीं। तेरी जान को खतरा है जीते। कोई खतरा नहीं, तुम्हारे अलावा भी मेरा एक बिग डैडी है। एडवार्डो की भवें उठी। जो जीत सिंह ने ऊपर की तरफ उंगली उठाई, सबका बिग डैडी है, जो सबको वॉच करता है, सबको सेव करता है। यस, पर अरे मैं तुम्हारी पसंद की रम लाया, फिश लाया। एडवार्डो के चेहरे पर रौनक आई। बैठ, वो बोला, निकाल। अभी की ना मतलब की बात डैडी। जीत सिंह ने एडवार्डो को पेपर बैग सौंपा। एडवार्डो ने एक बड़ी प्लेट में फिश सजाई, 2 जाम तैयार किए। दोनों ने चीयर्स बोला। जीत सिंह ने पहला पैक हल्की फुल्की बातें करते खत्म किया। फिर एडवार्डो ने दूसरा पैक बनाकर उसे थमाया तो वो संजीदगी से बोला, डैडी, बोले तो मैं किसी और वजह से इधर आया। मेरे को भी ऐसा ही लगा। एडवार्डो भी संजीदगी से बोला, पर सोचा कि तू खुद बोलेगा। अभी बोला ना डैडी, अब तुम्हारे इधर रुकने का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारे को वालपोई लौट जाना मांगता है। एडवार्डो ने मजबूती से इंकार में सिर हिलाया। नहीं जीते, वो दृढ़ता से बोला, मैं अब इधर से तभी जाऊंगा जब ये बखेड़ा निपट जाएगा। ये पता नहीं कब निपटेगा, निपटेगा भी या नहीं देखेंगे। लारा रेबेलो के बयान देने के काबिल हो जाने तक तो मेरे को हर हाल में इधर रुकने का है। पर जीते, तू नहीं समझता। क्या नहीं समझता मैं? तू मुसीबत में है, मुसीबत में 1 से 2 भले, पर एंड दैट्स फाइनल। डैडी, मेरी वजह से तुम अपनी जान सांसत में डालो, ये मेरे को मंजूर नहीं। मेरे को मंजूर है। इधर आने के पीछे तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तुम मेरे को मुंबई में सेफ एंट्री कराने का था, वो तुम करा चुका है। अभी मेरा ऐसा जरूरत लारा को इधर लाने का वास्ते भी पड़ सकता है। तुम नहीं मानोगे ना डैडी? नहीं, अब छोड़ ये किस्सा। ऐसी बातें करेगा तो मेरे को नशा किधर होएगा? अच्छी बात है, हथियार डालता जीत सिंह बोला, गिलास खाली कर। मैं एक ही पैक और पीऊंगा। काहे? चौकस रहने का है ना? ओ, फिर गिलास खाली करने की कोई जल्दी नहीं। आराम से पी, आराम से बैठ। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। जिस ऑटो पर सवार होकर जीत सिंह वापस लौट रहा था, वो कमाठीपुरे में दाखिल होते ही घर घर करने लगा और फिर रुक ही गया। अबे, ऑटो ठीक नहीं रख सकता क्या? कलपता सा जीत सिंह बोला। अभी सुबह ठीक कराया बाप, ऑटो ड्राइवर बोला। साला फिर बिगड़ गया। वो नीचे उतरा। सीट उठाकर उसने इंजन में इधर उधर हाथ मारा और उसे फिर स्टार्ट करने के लिए लीवर खींचा। 2-3 कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। उसने ऑटो आगे बढ़ाया
तो वो मुश्किल से 1 फरलांग चला, फिर रुक गया। अभी ठीक करता है बाप, ड्राइवर खिसियाया सा बोला। छोड़ अब, जीत सिंह बोला, मैं इधर ही उतरता है। उसने ऑटो का भाड़ा चुकाया और पैदल आगे बढ़ा। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि टैक्सी की जगह ऑटो मिलना और फिर मंजिल से पहले उसका बिगड़ना उसके लिए वरदान साबित हुआ था। वो सीधे मिश्री के फ्लैट वाली इमारत की सीढ़ियों के दहाने पर जाके उतरता तो सड़क से पार उस इमारत से जरा परे हटकर खड़ी जानी पहचानी सफेद इंडिका उसे नहीं दिखाई देती। वो परे ही ठिठक गया। वही नंबर, वो इंडिका यकीनन बड़ा बटाटा की थी और उसके स्टीयरिंग के पीछे जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो वही शख्स था जो 19 तारीख सोमवार शाम को उसे बड़ा बटाटा की प्राइवेट पार्टी के लिए ग्रांट रोड से दहिशत लेकर गया था। उसके कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या बड़ा बटाटा या उसके मवाली मिश्री के फ्लैट में उसका इंतजार करता था? ऐसा था तो मुंबई शहर में उसकी सलाहियत अनोखी थी, जो वो जान भी चुका था कि जीत सिंह मुंबई में था और मुंबई में छुपके रहने के लिए कहां पनाह पाए था। सावधानी से वो वापस घूमा और परे सरकने लगा। पीछे फुटपाथ पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। वो उसमें दाखिल हो गया। उसके शीशे में से उसने बाहर झांका तो पाया कि सड़क की भीड़ भाड़ के बावजूद वहां से वो मिश्री के फ्लैट वाली इमारत की सीढ़ियों का दहाना भी देख सकता था और बड़ा बटाटा की इंडिका भी देख सकता था। उसने मिश्री का फोन नंबर डायल किया। लाइन जुड़ी हुई तो उसने कॉइन बॉक्स में सिक्का डाला। हेलो, उसे मिश्री की आवाज सुनाई दी। मिश्री, वो बोला, जीत सिंह बोलता हूँ। तत्काल मिश्री की जो सिसकारी उसे सुनाई थी उसने तमाम हकीकत बयान कर दी। किधर है जीते? उसने पूछा। अभी लौट के नहीं आने का है? अभी नहीं। काहे? वो क्या है कि मेरे को इधर मेरे 2 पुराने दोस्त मिल गए हैं जिनकी जिद पर मेरे को उनके साथ बार में बैठना पड़ रहा है। फोन में इस वास्ते किया कि 10 बजे मेरा उधर एक फोन आने वाला है। मैं तेरे को इधर के बार का नंबर बोलता है। जो भेड़ो मेरे वास्ते फोन करे उसको बोलना इधर बार में फोन लगाए और बारमैन को जीत सिंह से बात कराने को बोले। नंबर नोट कर ले। ठहर, कागज पेंसिल पकड़ने दे। मिश्री की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन जीते को साफ ऐसा लगा जैसे उधर कोई खुसर फुसर हो रही हो। बोल नंबर। फिर मिश्री की आवाज आई। जीत सिंह ने एक फर्जी नंबर बोला। पर तू है किधर? वो व्यग्र भाव से बोली। और बार का नाम क्या है? उसके लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो किसी के मजबूर करने पर उससे वो सवाल पूछ रही थी। मैं इधर बंदरगाह के इलाके में डिमेलो रोड पर है। बार का नाम प्रिंसेस बार है। दोस्त बुला रहे हैं, अभी कट करता है। उसने रिसीवर वापस हुक पर टांग दिया, लेकिन बोझ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। कुछ ही क्षण बाद उसका शक मुकम्मल यकीन में तब्दील हो गया। बगुले की तरह 4 आदमी मिश्री के फ्लैट इमारत से बाहर निकले और एक दूसरे से उलझते आनन फानन इंडिका में सवार हुए। फिर इंडिका यूं वहां से दौड़ चली जैसे तोप से गोला छूटा हो। जीत सिंह की जान में जान आई। एक बहुत बड़े जाल में फंसने से वो बाल बाल बचा था। अब उसके सामने एक नया सुरक्षित रैन बसेरा तलाश करने की समस्या थी। आंधी तूफान की तरह सफेद इंडिका डिमेलो रोड पहुंची। इंडिका में सवार भाले करके आदमियों का सरगना बाबिया था और वो पहले से जानता था कि उधर प्रिंसेस बार कहाँ था। इंडिका प्रिंसेस बार के सामने पहुंचकर सड़क पर रुकी। सब इस बार ड्राइवर भी बाहर निकले। उनके पीछे पीछे ही एक टैक्सी पर सवार तागड़े भी वहां पहुंच गया था। अब वो टैक्सी में ही बैठा तनिक सहमा सा सामने होती बड़ा बटाटा के आदमियों की तमाम हलचल देख रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि पीछे कमाठीपुरे में और मिश्री के फ्लैट पर डेरा जमाए वो लोग एकाएक डिमेलो रोड क्यों पहुंच गए थे। जरूर उधर उन्हें कोई सुराग मिला था